गुड मॉर्निंग बच्चों। आव्यूह के क्रम में एक्सरसाइज नंबर 4.1 मैंने आपको, जिसमें 4.1 में आपको दो तीन चीजें पढ़नी हैं, जैसे आव्यूह का योग, आव्यूह का अंतर, अदिशों का आव्यूह के साथ गुणा, और उसी पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनको आपको सॉल्व करना था। कुछ मैंने कल सॉल्व किया था और कुछ आज सॉल्व कर दे रहा हूं, देख लीजिए। जैसे बच्चों प्रश्न नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, यदि a बराबर -102, यदि a बराबर -102, 3 1 4, 1 हो गया। b दिया है, b 0 -2 5, -2 5, 1 -3 1, and c is equal to 1 -5, 2 0 6 0 -4। ये है तीन आव्यूह दिए गए हैं, ए, बी और सी। आपको करना क्या है, आपको फाइंड आउट करना है 2a - 3b + 4c। एक तरह से आप देखिए कि आव्यूह पर जो संक्रिया मैंने बताई योग अंतर की, यानी एक साथ संपूर्ण कॉन्सेप्ट, ये अंतर की संक्रिया है तो ये योग की संक्रिया है, ये अदिशों के साथ गुणा है, एक साथ सारी क्रिया है। अब हम कैसे करेंगे जरा देखिए ध्यान से। पहले 2 का a में गुणा करिए और गुणा करके जो कुछ प्राप्त होता है लिखिए। -2 0 4 6 2 और 2 चौका 8, ये 2a हो गया। माइनस 3b 0 -6, 3 5 15, फिर 3 3 3 9 3, प्लस 4c 4 4 5 20, 4 दूनी 8, 4 छक्का 24, 0 और 4 चौका 16, ये हो गया। अब आपको सरल करने के लिए पहले हम इन दोनों को घटा देंगे और घटाने के बाद जो प्राप्त होगा उसे हम फिर इससे जोड़ेंगे। तो -2 से 0 घटाइए, 0 से -6 घटाइए, 4 से 15 घटा दीजिए, 6 से 3, 2 से -9 और 8 से 3 घटाइए, ऐसे काम कर दीजिए, और प्लस 4 -20, 8 24 0 और 16, ये आप भी पढ़ा। अब घटाएंगे जब आप, तो आप कैलकुलेशन से देखिए, -2 ये हो गया +6 और ये हो गया -11, 3 9 2 11, 8 में से 3 गया 5, और प्लस, और ये हो गया 4 -20 8 24 0 और 16। जो बच्चे न पढ़े हो, छूट गया हो, लोग देख लें। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। फाइनली जोड़ेंगे तो -2 और 4 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, ये जोड़ेंगे तो -14 आ जाएगा, 11 और 8 घट जाएगा, -3 आएगा, 24 3 27 आएगा,
11 जीरो 11 ही आएगा, 5 घट जाएगा तो ये भी -11 आ जाएगा। कैलकुलेशन जोड़ घटाना आप देख लीजिएगा, आपको विधि मैंने बता दी। इस तरह के बोर्ड परीक्षा में एक छोटा सवाल 2 नंबर का आपको मिल दो क्या, हाँ 2 नंबर कम से कम आपको तो मिल ही सकता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनको सीख लेना चाहिए कि आप योग और अंतर कैसे करेंगे। और फिर आगे चलते हैं बच्चों, 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11। इसके ऊपर का एक प्रश्न दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में, साहचर्य नियम की पुष्टि कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में लिख दिया है आव्यूह ए, आव्यूह बी और आव्यूह सी, और प्रश्न किया गया है आव्यूह के योग का साहचर्य नियम। तो आव्यूह के योग का साहचर्य नियम क्या है? a प्लस बी प्लस सी फिर इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर इसको सॉल्व करिए। अगर दोनों बराबर आ जाएंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा कि साहचर्य नियम बराबर आएगा ही अगर आप सॉल्व करेंगे। तो मुझे लगता है आप प्रयास करना चाहिए, कोई ऐसी चीज नहीं है जो दोबारा मैं बता रहा हूं। आइए प्रश्न नंबर 11 में, कॉस थीटा, क्वेश्चन नंबर 11, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। प्रश्न है कुछ सरल कीजिए। पहले गुणा फिर योग। पहले आप गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे कास का कास में तो कास स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कास थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कास थीटा, और ये फिर कास स्क्वायर थीटा हुआ, प्लस फिर यहां गुणा करिए साइन स्क्वायर थीटा कास थीटा, फिर साइन थीटा कास थीटा, फिर साइन स्क्वायर थीटा। पहले मैंने क्या किया गुणा कर दिया, अब गुणा हो गया, अब मैं जोड़ने जा रहा हूं। योग की क्रिया, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दोनों के, कास थीटा साइन थीटा प्लस माइनस साइन थीटा कास थीटा, दोनों एक ही चीजें हैं। यहां भी साइन थीटा कास थीटा प्लस साइन थीटा कास थीटा, और यहां पर कास स्क्वायर थीटा, और इस प्रकार मैंने योग कर दिया। अब इस योग का प्रभाव क्या है कैलकुलेशन क्या है जरा देखिए। आइडेंटिटी से ये 1 बन गया, और ये दोनों कट के 0 आ जाएंगे, ये भी दोनों कट के 0 हो जाएंगे, और ये फिर 1 बन जाएगा। यानी आपको एक इकाई आव्यूह मिल गया जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव 1 है। तो इस तरह देखिए आपने जो है क्वेश्चन नंबर 11 भी कर लिया। 12वें में है x, y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। ये आप कर ही सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। इसी का 12वें का तीसरा पार्ट देखिए, समीकरण बनाना पड़ेगा। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। चलिए मैं कर देता हूं। तीसरा पार्ट,
दिया है x प्लस वाई प्लस जेड, फिर x प्लस जेड, फिर y प्लस जेड इक्वल टू 957। तो x y z का मान बताइए। अब ये दोनों आव्यूह आपस में बराबर हैं, तो बराबर हैं तो समानता का सिद्धांत लागू होगा, इनकी करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होनी चाहिए। यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 एंड y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। ये 3 समीकरण आपको मिल गए। और अब आपको इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने की तो भाई तमाम आप विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि जैसे भी कर पाओ। देखो मैं क्या करता हूं, समीकरण 2 धन 3, 2 और 3 को जोड़ दिया तो क्या मिला, x प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड, और 7 5 हो गया 12। तो इसको लिखिए x प्लस वाई प्लस जेड एक साथ और प्लस जेड, ये हो गया 12। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान हो गया 12 माइनस जेड। अब समीकरण 1 में आइए। समीकरण 1 से इसका मान हो गया 12 माइनस जेड बराबर 9। तो माइनस जेड बराबर 9 माइनस 12 माइनस 3 कट गया। जेड का मान कितना आया, 3। अब जेड का मान समीकरण 2 में रखिए। समीकरण 2 से तो x धन 3 बराबर 5, तो x बराबर 5 ऋण 3 बराबर 2 हुआ। फिर आ जाइए 3 में। इसी प्रकार y धन 3 बराबर 7, तो y बराबर 4। यानी इस प्रकार आप इसको हल कर सकते हैं। और अब आइए प्रश्न नंबर 13। आपको केवल योग की क्रिया ही करनी है। 14वें में तो और इजी है, कुछ नहीं काम करना है। 15वां आइए, मैं थोड़ा सा सॉल्व करना है तो 15वां मैं आज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 15। यदि x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 2 1 1 2, और दूसरा है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 2 2 1 1 2 2 1। तो सिद्ध करना है x इज इक्वल टू 1 1 1 1। ये सिद्ध करना है, x की वैल्यू हमको चाहिए। x की वैल्यू चाहिए, y को एलिमिनेट करना है। आप सीधे जोड़ दीजिए, ये इक्वेशन बन गया। देखिए ये इक्वेशन बन गया। जोड़ेंगे तो ये y कैंसिल हो जाएगा ऐसे। ये हो गया 3x और ये 2 1 1 2 1 2 2 1। अब जोड़ेंगे जब आप तो क्या मिलेगा, 2 और 1 3 3 3 और 3। ये हो गया 3x की वैल्यू, इसलिए x की वैल्यू 3 से भाग देंगे। 1/3 आप मैट्रिसेस 3 3 3 3। तो जिस प्रकार आप गुणा करते हैं सब में, उसी प्रकार आप भाग की क्रिया में सब में भाग भी देंगे। गुणा की क्रिया में सब में क्या होता है, गुणा। उसी तरह भाग की क्रिया में सब में क्या होगा, भाग होगा। तो आप 3 से भाग दे देंगे तो क्या मिलेगा, 1 1 1 और 1। और इस प्रकार बच्चों
ये एक्सरसाइज हल कर डालिए आप लोग। अब आइए हम आगे चलते हैं। आव्यूह पर संक्रिया में योग और अंतर आपने पढ़ा। अब तीसरा संक्रिया है गुणन की संक्रिया। आव्यूह पर गुणन की संक्रिया। तो योग की संक्रिया और अंतर की संक्रिया में तो कोई शर्त नहीं था, लेकिन गुणन की संक्रिया में एक शर्त है। सभी आव्यूहों का गुणा संभव नहीं। यदि ए एवं बी कोई दो आव्यूह है, तो ए बी तभी संभव है जब ए के स्तंभों की संख्या कामा बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। ये शर्त है। देखिए, अगर कोई दो आव्यूह है और आप गुणा करने जा रहे हैं, यानी गुणन की संक्रिया संपन्न करानी है, तो पहले आप इस कॉन्सेप्ट से चेक करिए कि क्या वह दोनों आव्यूह इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। अगर फॉलो करता है तो गुणन संभव, तो आप गुणा करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर नहीं फॉलो करता है तो आप बेवजह परेशान मत होइए, गुणा पॉसिबल नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। इसलिए यही एक कंडीशन है गुणा की संक्रिया में। दूसरी चीज, अगर मैं गुण धर्मों की बात करूं, जैसे मैंने योग के गुण धर्म की बात किया था, भाई ये क्रम विनिमय है, तो गुणन की संक्रिया में क्रम विनिमयता इसी कंडीशन के कारण सस्पेक्टेड है, हो भी सकता है। अगर मान लीजिए वर्ग आव्यूह है, 2 गुणे 2 के दोनों आव्यूह हैं, 3 गुणे 3 के दोनों आव्यूह हैं, तो क्रम विनिमय होगा, यानी गुणन की क्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करेगी। किंतु अगर ऐसा नहीं है तो ए बी अगर संभव है तो बी ए भी संभव हो, ये आवश्यक नहीं है। यानी आव्यूह ए से आव्यूह बी में अगर गुणा संभव है तो बी से ए में भी गुणा पॉसिबल हो, ये आवश्यक नहीं है। दूसरी चीज साहचर्य नियम का पालन करता है। तो कुछ इस तरह के प्रॉपर्टीज हैं, गुणधर्म है। गुणन की संक्रिया में आप अपना पन्ना पलटेंगे तो देखिए आपकी बुक में तमाम सारी चीजें लिखी हैं, परिभाषा लिखा है, इतना लंबा चौड़ा गुणा की परिभाषा, कोई परिभाषा नहीं। ये देखो 4 लाइन लिखा हूं, आप ये 4 लाइन दिमाग में हमेशा रखिएगा, यानी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम कभी आपको दिक्कत नहीं करेगी। तो अब इतना आज पढ़िए, आगे कल हम जो है गुणन की संक्रिया पर आधारित प्रॉब्लम माने 4.2 को सॉल्व करेंगे। और बाकी आज यहीं पर मैं रोकता हूं, फिर कल। धन्यवाद।